हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। प्रिपरेशंस अच्छी चल रही हैं। जो टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है पॉलिटी का मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट चैप्टर क्यों माना गया है? क्योंकि हमें सबको पता है कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है। वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसके लिए कौन कौन सी पार्टीज़ ने अग्री करा, कौन से मिशंस आए थे इसको लेकर के, और हमारी गवर्नमेंट ने कितनी चीज़ें इसको बनाने में, उस टाइम पे जो हमारी गवर्नमेंट बन रही थी, हमारे पास पार्टीज़ थी, उन्हें कितनी मेहनत करी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, वो सब इस टॉपिक में कवर हो जाता है। क्योंकि आगे चल के वी आर गोइंग टू सी कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या सैलिएंट फीचर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से सारी चीज़ों को एलोकेट करता है कि फंडामेंटल राइट्स कैसे मिलने चाहिए, गवर्नमेंट की ड्यूटी डीपीएसपी के रूप में, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएंगी। पर कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है, उसको फ्रेम करने में कितना टाइम पीरियड लगा है, वो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं आज तक के हर एग्ज़ाम में। पॉलिटी का वेटेज अच्छा खासा होता है और इस टॉपिक को बहुत वेटेज मिलता है। ठीक है, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या है? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, ये डिमांड रखी जाती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें बाहर का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। बाहर का मतलब ऐसा नहीं कि एक वो है कोई गुट बना लिया कि इससे बाहर का नहीं। बाहर की इंटरफेरेंस का मतलब ब्रिटिशर्स जो इंडिया में रह रहे थे, हमें उनको इन्वॉल्व नहीं करना था, हमें खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, खुद के लोगों को इक्वालिटी देनी थी, खुद के लोगों के लिए देख करके चीज़ें करनी थी कि कौन सी जो कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरीके से चीज़ें मैनेज होनी चाहिए, हमें पता है। एज सिटीजन्स वी वर नोइंग अबाउट दोज थिंग्स, बाहर के लोगों को नहीं पता होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिमांड हुई थी, ये याद रखना, 1924 में आइडिया आया था स्वराज पार्टी की तरफ से। देन 1934 में एम एन रॉय ने रखा था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना लेते हैं अब। फिर 1935 में ऑफिशियली आईएनसी की तरफ से ऑफिशियली आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमारे पास सीए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सीए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी के बिहाफ पर बोल दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड without outside interference by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise। adult franchise का मतलब है इस बेसिस पे नहीं कि प्रॉपर्टी कितनी है, इस बेसिस पे नहीं कि मैन या वुमेन है, इस बेसिस पे नहीं कि हिंदू है या मुस्लिम है, इस बेसिस पर कि जो भी लोग उस टाइम पर 21+ थे उन सबको वोट करने का अधिकार मिलेगा। वो चूज़ करेंगे कि कौन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठने वाला है, उनका संविधान लिखने वाला है, इसलिए इस तरीके से। ठीक है, 1940 में डिमांड एक्सेप्ट कर ली थी ऑगस्ट ऑफर ने, 1942 में वो रिजेक्ट हो गई। लेकिन 1946 में जब क्रिप्स आए थे, क्रिप्स मिशन लेकर, उसमें कैबिनेट मिशन प्लान आया था जिसमें थे लॉरेंस, क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर। तो इन तीनों के जो लेकर आए थे, उन सारी पार्टीज़ ने, मुस्लिम लीग, आईएनसी, अदर पार्टीज़ जो भी थी, उन सब ने एक्सेप्ट किया था। सीएमपी रिजेक्ट कर दिया था। सीएमपी जब आया था कैबिनेट मिशन प्लान, उसने कह दिया था कि 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि इंडिया और पाकिस्तान जो बाद में फॉर्म हुआ, इसके लिए थे आईएनसी एंड मुस्लिम लीग, इन 2 अलग अलग नहीं बनेंगी, एक ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी और अपना कॉन्स्टिट्यूशन आप बना सकते हो। फिर कॉम्पोजिशन कैसे था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946 में बनी कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर। सीट जो थी एलोकेट कर गई पॉपुलेशन प्रपोर्शन के बेसिस पे। ठीक है, आपने पॉपुलेशन प्रपोर्शन को इस तरीके से समझ सकते हो, यहाँ पर अगर 1 लाख लोग रहते हैं, 1 लाख लोगों को एक इंसान रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पर अगर 5 लाख लोग रहते हैं तो यहाँ से 5 लोग रिप्रेजेंट करने आएंगे। ठीक है, वोटिंग का मेथड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये एक अलग टॉपिक है, ये हम बाद में प्रेसिडेंट वाले उसमें चैप्टर में कवर करेंगे। पर ये समझ लो कि अगर ए है, बी है, सी है, अगर ए को 30 वोट्स मिले हैं, इनको 40 वोट्स मिले हैं और इनको 25 वोट्स मिले हैं, तो जब कोई इंसान सी को वोट दे रहा था ना, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा होगा सी, अगर सी नहीं तो ए, तो इनकी 25 वोट्स यहाँ चली जाएंगी। अगर सब ने ए लिखा होगा तो सपोज अगर सी के लिए 25 में से 10 ने लिखा है ए और 15 ने लिखा बी, तो 15 वोट्स इनको मिल गई और 10 वोट्स इनको मिल गई। ये होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, ये किसके केस में थी? प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन के केस में। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो पार्टली नॉमिनेटेड थी। नॉमिनेट कहाँ से हो रहे थे? प्रिंसली स्टेट से। पार्टली इलेक्टेड थी कहाँ से? ब्रिटिश प्रोविंसेस से। इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स थे। महात्मा गांधी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ सीए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम मिस आउट कर जाते हैं। हमें लगता है जब सबने एक्सेप्ट कर लिया था तो महात्मा गांधी भी होंगे, नहीं, ही वॉज नॉट देयर। उनके लिए ये उन्होंने इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो 93 सीट जो थी
वो फिल नहीं की गई थी. 93 सीट्स अलॉटेड टू द प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट फिल्ड एज दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम CA. 93 सीट्स ने, ये जो प्रिंसली स्टेट थी, रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से 389 वोट्स आए, 389 हमारे पास सीट्स आई थी. उन 389 सीट्स में से ब्रिटिश प्रोविंसेस को मिली 292, चीफ इलेक्शनल प्रोविंसेस को मिली थी 4 और प्रिंसली स्टेट्स को 93. लेकिन एट द एंड पता चला कि 93 लोग जो इनको बोला गया था नॉमिनेट करके भेज देना, उन्होंने भेजा ही नहीं था. ठीक है. फिर आया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बनी. फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को. अभी हमने देखा था कि नवंबर में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनने का प्लान शुरू हो गया था और बन गई थी. फिर यहाँ पे उनकी पहली मीटिंग हुई, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946. मुस्लिम लीग ने यहाँ पे मना कर दिया. पहले जो यहाँ पर डिसाइड हुआ कि जो हमारे पास ओल्डेस्ट मेंबर हैं सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना देते हैं. वो एक दिन के लिए प्रेसिडेंट बने. नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मीटिंग जब हुई थी उनकी, शायद 13 दिसंबर, या यहाँ पर है 13 दिसंबर को, तो उन्हें राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया गया था. ठीक है. और 2 वाइस प्रेसिडेंट रखे गए थे, HC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचारी. ठीक है. आप HC एंड VT याद कर सकते हो. ठीक है. लेकिन याद करना बहुत ज़रूरी है. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या? इन्होंने बताया था कि हमें, जवाहरलाल नेहरू ने एक पास किया था, 2nd-3rd मीटिंग थी शायद 13 दिसंबर. सो वी वर डिस्कसिंग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो होता था वो जवाहरलाल नेहरू ने, 2nd या 3rd मीटिंग वाज ऑन 13 दिसंबर. इन्होंने बोला कि हमें रेजोल्यूशन रखना है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो आगे चलकर हमें अचीव करने हैं. तो उसी को बाद में प्रीएम्बल की तरह बनाया गया. प्रीएम्बल इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइडेंटिटी कार्ड. अब एक क्वेश्चन आता है कि दिमाग में खुद पता होना चाहिए, जब हम स्कूल जाते हैं उसके बाद हमारा आइडेंटिटी कार्ड बनता है ना, उसी तरीके से पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसको देख करके फिर हमने अपना आइडेंटिटी कार्ड एज अ प्रीएम्बल को रेडी करा. ठीक है. तो अगर कोई बोलता है प्रीएम्बल वाज फॉर्म बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, नो, लेटर. ठीक है. हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था 22 जनवरी 1947 को कि हाँ, वी विल बी हैविंग ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन. ठीक है. चेंजेस क्या क्या आए इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद? जो प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर थे, अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था 93 जो कि आए ही नहीं थे. मुस्लिम लीग जो थी, जहाँ पर के इंडियन डोमिनियन में ही मुस्लिम लीग जहाँ पर जीती थी इलेक्शंस में, उन्होंने अपना अलग तरीके से, जो उन्होंने बोला था कि अब हमें एक अलग पार्टीशन के बाद हमें अलग एक नेशन चाहिए, तो उसकी वजह से 3 चेंजेस आए थे. वो हम देखते हैं. जस्ट अ सेकेंड. या दोज चेंजेस वर कि एक तो उन्होंने बोला था कि असेंबली को फुली सॉवरेन बॉडी बना दिया गया. फुली सॉवरेन बॉडी का मतलब था कि नाउ दिस असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इनके पास पूरा राइट था कि वो अब अपने देश को अपने आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चला सकते हैं. जैसे भी उनको रूल्स लाने हैं, जैसे भी उन्हें चीज़ें फॉर्म करनी है, दे कैन डू बाय देमसेल्फ. उनके ऊपर अब कोई फॉरेन रूल नहीं रहा. ठीक है. दूसरी चीज़, लेजिस्लेटिव बॉडी और कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी अलग अलग तरीके से, यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ना, वही 2 तरीके से अब वो करने वाली थी मेंटेन. पहली थी लेजिस्लेटिव बॉडी. अगर लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलते थे तो GV मालवांकर, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मिलते थे तो राजेंद्र प्रसाद. ठीक है. इस तरीके से चीज़ें होने लगी थी. और जो लास्ट चेंज, जो कि 3rd चेंज आया था, वो था मुस्लिम लीग मेंबर्स में. वो 299 रह गए थे. 389 से 299 हो गए थे. क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल स्टैंड थी उसके अंदर जितने भी मेंबर्स थे, 389 से 99 आने में जो 90 मेंबर्स थे, वो मुस्लिम लीग की वजह से विड्रॉ कर चुके थे. दे वर पार्ट ऑफ मुस्लिम लीग और उन्हें उसको ज्वाइन करना था. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या क्या फंक्शंस थे जो एज अ परफॉर्म कर रहे थे? उन्होंने कुछ चीज़ें थी जो रेटिफाई करी. जैसे इंडिया की मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ में, उन्होंने मई 1949 में इसको रेटिफाई किया. रेटिफाई का मतलब था जहाँ पर भी कॉमनवेल्थ एक्सेप्ट किया जाता है ना, वहाँ पर ब्रिटिश सोवरेनिटी को पावर में रखा जाता है. मतलब वहाँ पर जो गवर्नमेंट बनती है वो वहीं की होती है, लेकिन वो किसको ओबे कर रहे हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट को. इंडिया ने इसको रेटिफाई कर दिया था कि नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस. लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि हम कॉमनवेल्थ गेम्स तो खेलते हैं. येस, वी आर अ पार्ट ऑफ इट, बट वी डू नॉट फॉलो इट देम एज अ सॉवरन रूल, क्योंकि हमने फुली सॉवरन बॉडी अपने आप को डिक्लेयर कर लिया था. फिर आया था नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को. नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम को हमने अडॉप्ट किया 24 जन 1950. क्यों हुआ ये? क्योंकि 26 जनवरी को याद रखने के लिए 26 जनवरी को 1950 एज अ हमें रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना था. और रिपब्लिक डे पर हमें चाहिए था हमारा नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम प्ले करे. इसलिए 2 दिन पहले डिसाइड हुआ कि जल्दी से इसको एक्सेप्ट करते हैं. राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट हमने डिक्लेयर किया, इलेक्ट किया 24 जनवरी को.
फाइनल सेशन वॉज ऑन 24 जैन। उन्होंने डिसाइड, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, वो बन चुका था, सारा काम हो गया था, तो फाइनल सेशन लास्ट मीटिंग हुई थी 24 जैन 1950 इन सबको एक्सेप्ट करने के बाद। उसके बाद में इसे प्रोविंशियल पार्लियामेंट कहते हैं। प्रोविंशियल पार्लियामेंट मतलब जब तक काम करेगी जब तक कि नेक्स्ट गवर्नमेंट इलेक्ट होकर नहीं आ जाती, ठीक है। ये इन्होंने काम कब तक किया, जब तक न्यू पार्लियामेंट फॉर्म नहीं हो गई थी, मई 1952। टोटल सेशन कितने हुए थे, 11। टोटल टाइम 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 11 18, 2 11 18, ऐसे याद करोगे याद हो जाएगा क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। 7 जो मेजर कमेटीज़ बनी थी वो थी, सबसे पहले तो यूनियन किसके पास थी, स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टेयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद को गाड़ी चलानी बहुत अच्छी आती थी, इसलिए उन्हें पता था रूल्स क्या हैं और स्टेयरिंग उनके हाथ में था। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी BR अम्बेडकर। ये तो सबको याद होना चाहिए, ये तो याद कराने की भी ज़रूरत नहीं होगी, सबको पता है, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी, FR पे एडवाइजरी कौन देगा, माइनॉरिटीज़ के लिए कौन एडवाइस करेंगे, वो थे सरदार पटेल के पास 2 ये थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड एडवाइजरी कमेटी ऑन FR माइनॉरिटीज़, ये याद रखना है। लास्टली वी हैव ड्राफ्टिंग कमेटी। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन कौन थे, BR अम्बेडकर। उनके साथ 6 अलग लोग और थे, टोटल 7 मेंबर्स थे, 6 अलग होंगे, 1 चेयरपर्सन, इनको मिलाकर ही 7 थे, ठीक है, इनके अलग 7 नहीं थे। याद करना बहुत आसान है, गोपाल स्वामी, कृष्णा, मुंशी, ये आपको माधव, ठीक है, ये अच्छे से याद हो जाएंगे, सारे कृष्ण जी के नाम हैं, गोपाल स्वामी, कृष्ण, मुंशी एंड माधव, कृष्णा, ठीक है। और इधर से सिर्फ एक जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव थे, ही वो सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, सादुल्ला, ठीक है, ये याद कर लेना। माधव राव को एम ने ही रिप्लेस किया, माधव राव को मितर BL मितर, याद करने के लिए मितर कर लेना, माधव को मितर ने रिप्लेस करा, और कृष्णमाचारी को खैतान, के ने, ठीक है। याद रहेगा, बहुत ईजी है, नहीं भी याद होगा तो आप इसे बार बार रीड कर सकते हो बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार क्वेश्चंस आते हैं, तो वाई शुड वी लूज़ आवर मार्क्स। यहाँ पर हमें जो चीज़ें हमें पता है कि क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ से मार्क्स नहीं लूज़ करने हैं, तभी आप अपनी कट ऑफ से क्लियर मार्क्स लेकर आते हो। फिर आता है इनेक्टमेंट कब हुआ, 26 नवंबर 1945 को हमने इसे अडॉप्ट किया, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट कब किया, एनफोर्समेंट में कब लाए हम उसको, ये है डेट 26 जनवरी 1950, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं एज आर रिपब्लिक डे। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब यहाँ पर अडॉप्ट कर चुके थे हम, तो वाई डिड नॉट वी से दिस एज आर रिपब्लिक डे, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज डे हमने सेलिब्रेट किया था, उसको कॉमोमोरेट करने के लिए, याद करने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को ही चूज़ करा, ठीक है। उस दिन इंडिपेंडेंस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिपील कर दिया गया, क्यों, क्योंकि अब नाउ वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन टू फॉलो, हम इन एक्ट्स को फॉलो नहीं करने वाले हैं। यहाँ से हमने चीज़ें डेफिनेटली ली हैं, यहाँ से मेनली तो, लेकिन हम अब उनको ख़त्म कर रहे हैं। अबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949, ये कंटिन्यू रहा। इसका क्या मतलब है, इट इज़ नथिंग, पहले पता है क्या होता था कि इंडिया में अगर कोई चीज़ होती थी ना, उसका फाइनल जजमेंट के लिए लंदन में एक कोर्ट था, वहाँ जाना पड़ता था। इसको हमने अबॉलिश कर दिया था, और हमारा जो फेडरल कोर्ट था किसके थ्रू बना था, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू, उसी के पास अब सारी जजमेंट्स जानी थी, जो कि 1950 में टर्न आउट कैसे हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस इज़ ऑल, और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये याद कर लेते हैं एक बारी जल्दी से। एलिफेंट को हमने CA सिंबल के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सिंबल के लिए हमने एक्सेप्ट किया था। BN राव जो थे वो एडवाइज़र थे, HVR अयंगर सेक्रेटरी थे, SN मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट पर्सन थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे। प्रेम बिहारी रायजादा वॉज अ कैलीग्राफर का मतलब होता है जो इंसान अपने हाथ से, हाथ की लिखाई जो होती है, ठीक है, उसको लिखता है, उसे कहते हैं कैलीग्राफर, ठीक है। और फिर है कैलीग्राफी, नंदलाल बोस और BR सिन्हा ने उन्हें डेकोरेट किया था। आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में जो हमारा यहाँ पर हमारा सिंबल है, साथ में यहाँ पर डिज़ाइन बना हुआ है, वो इन्होंने अपने हाथ से बनाए थे, नंदलाल बोस एंड BR सिन्हा ने। हिंदी वर्जन कैलीग्राफी का किसने किया था, बसंत कृष्ण वैद्य ने, और उसको इल्यूमिनेट मतलब और अच्छे से जो दिखाया था वो नंदलाल बोस, क्योंकि नंदलाल बोस डेकोरेट करने में बहुत एक्सपर्ट थे, उन्होंने डेकोरेट भी किया और हिंदी कैलीग्राफी में भी हेल्प करी। जो फंक्शंस परफॉर्म किए गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, ये हम लास्ट में पढ़ चुके हैं, ये दोबारा आ गया है, पर आप देख लो। राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने दोबारा इलेक्ट किया, टोटल सेशन 11 हुए, 2 साल 11 महीने 18 दिन में कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये नोट्स हैं,
ये 1 पेजर नोट्स हैं। जब ये सारी चीज़ें आप देख लोगे, आपको इस पूरे नोट से सिर्फ रिवाइज़ करना है, ठीक है, एंड यू आर गुड टू गो। इससे अब बाहर कुछ भी नहीं आएगा इस टॉपिक से, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आता है कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये नोट्स इनफ हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द वेरी बेस्ट।